नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान एवं तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यहां हम जानेंगे हफ्ते भर की विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने प्रदान किए पद्म सम्मान, मशहूर वैज्ञानिक R.A. मिशेलकर पद्म विभूषण से सम्मानित। नौवहन उपग्रह IRNSS-1 का हुआ सफल प्रक्षेपण। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है धरती का तापमान, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ने जारी की नई रिपोर्ट। चाय के बागानों पर भी मौसम की मार, घट रही है चाय की पैदावार। गेट्स फाउंडेशन देगा वित्तीय सहायता, साफ और सुरक्षित शौचालय की नई तकनीक विकसित करने के लिए चुना 6 भारतीय संस्थानों को। और खोज खबर में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर चर्चा करेंगे वेक्टर जनित रोगों के बारे में। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बीते 31 मार्च को पद्म सम्मान प्रदान किए। मशहूर वैज्ञानिक R.A. मिशेलकर को दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इस साल कुल 12 पद्म भूषण और 53 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। पेश है ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2014 के पद्म अवार्ड्स का वितरण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गत 31 मार्च को राष्ट्रपति भवन में किया, जिसमें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान यानी पद्म विभूषण से वैज्ञानिक डॉक्टर रघुनाथ ए माशेलकर को सम्मानित किया गया। 71 वर्षीय माशेलकर पॉलीमर साइंस और इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण रिसर्च के लिए मशहूर हैं। ये हायर एजुकेशन, राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल पॉलिसी, नकली दवाओं से निपटने के उपायों आदि विषयों पर गठित 12 उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय समितियों की अध्यक्षता कर चुके हैं। प्रोफेसर ज्येष्ठ राज जोशी, प्रोफेसर विनोद कुमार, प्रोफेसर रेहाना खातून जैसे अनेक वैज्ञानिकों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें पद्म सम्मानों से सम्मानित किया गया। पद्म सम्मान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में दिए जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को ये उत्कृष्ट सम्मान दिए जाते हैं। ये पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, चिकित्सा, खेल कूद और सिविल सेवा के संबंध में दिए जाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत ने अपना दूसरा नौवहन उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1B को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-24 से प्रक्षेपित किया गया। 1432 किलो के इस नेविगेशन उपग्रह के प्रक्षेपण से स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन आसान हो जाएगा। भारत ने अंतरिक्ष में एक और कदम आगे बढ़ाया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-24 ने अपना दूसरा नौवहन उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। PSLV C-24 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 1432 किलो के इस नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1B को लेकर शुक्रवार को शाम को ही IRNSS-1B को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली 7 उपग्रहों की एक श्रृंखला है, जिसमें पहले उपग्रह IRNSS-1A को जुलाई 2013 में स्थापित किया जा चुका है। IRNSS-1B इस श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। भारत द्वारा विकसित भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये 1500 किलोमीटर के क्षेत्र की सूचना और स्थिति एकदम सटीक बताता है। IRNSS का इस्तेमाल जमीन, समुद्र और अंतरिक्ष में नौवहन, आपदा प्रबंधन, वाहन की स्थिति का पता लगाने, मोबाइल फोनों के एकीकरण, सही वक्त बताने, नक्शा बनाने, यात्रियों द्वारा नौवहन में मदद लेने और ड्राइवरों द्वारा विजुअल तथा वॉइस नेविगेशन के लिए किया जा सकेगा। इसके जरिए किसी वाहन पर जा रहे लोगों पर नजर रखी जा सकती है, जो उत्तराखंड जैसी आपदा की स्थिति में बहुत उपयोगी हो सकता है। यहाँ तक कि रेलवे इसके जरिए अपने माल डिब्बों का पता लगा सकता है। पर इन सबसे जरूरी बात यह है कि भारत इसके जरिए
अपनी सीमा की सुरक्षा और भी मुस्तैदी और सटीकता से कर सकता है। अक्सर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ करते हैं, लेकिन अब इस चाय पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। तापमान और बारिश में हो रहे बदलावों की वजह से असम में चाय की पैदावार घट रही है। जानकारों के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य तापमान बढ़ा है, यहाँ सूखे मौसमों का अंतराल लंबा हुआ है और बारिश के रूटीन में लगातार परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से चाय के उत्पादन में बुरा असर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में चाय के मशहूर ब्रांड असम टी पर जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडराने लगा है। तापमान और बारिश में हो रहे बदलावों की वजह से चाय की पैदावार लगातार घट रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और इसके कुल उत्पादन का आधा हिस्सा असम से आता है। अच्छी बारिश और पहाड़ों की वजह से ये जगह चाय की खेती के बिल्कुल अनुकूल है। पर पिछले 60 सालों में बारिश में 5 गुना की कमी आई है और न्यूनतम तापमान में 19.5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है और हर साल औसतन 200 मिलीलीटर कम बारिश हो रही है, जिसका असर चाय की खेती पर साल दर साल पड़ा है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने पाया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य तापमान बढ़ चुका है और साथ ही मॉनसून में बारिश के समय में बदलाव भी आया है, जो चाय के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। टेक्लोई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन के शोधकर्ता आर.एन. भगत का कहना है कि यहाँ के चाय के पौधों में कीड़े लग रहे हैं, जिसकी वजह से चाय के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। Tea gardens are not different from any other agriculture crops or the horticulture crops. In the northeastern Indian tea gardens, what we are finding is that the rainfall is decreasing and temperature is increasing, and as a result of that, the tea plantations are affected. Insects, pests, and disease incidents increasing over these last 30 years, and the management costs that way are increasing, and the plantations yields are also impacted to some extent, and it is more evident in places where the corrective measures are not taken. चाय संघ के एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2007 से चाय के उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2007 में असम में 5,12,000 टन चाय का उत्पादन हुआ, जो वर्ष 2008 में घटकर 4,87,000 टन हो गया। वहीं 2009 में चाय का उत्पादन 4,45,000 टन हुआ और इस तरह चाय की पैदावार साल दर साल घटती ही जा रही है। इस साल भी पैदावार कम होने के आसार हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन पर दिन धरती का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर अब हर ओर दिखने लगा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति ने एक चेतावनी जारी की है, जिसके मुताबिक इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में लगभग 4 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैश्विक तापमान में 0.3 से 4.8 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी। समुद्र के स्तर में 26 से 82 सेंटीमीटर का हो सकता है इजाफा, जिससे समुद्र में समा जाएंगे 32 से ज्यादा द्वीप। फसलों की पैदावार को भी होगा नुकसान। ये बातें हमें डरा जरूर रही हैं, पर ये सच हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति ने ये सारी चेतावनियां जारी की हैं। जापान में जलवायु परिवर्तन पर हुए बैठक में दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने अब तक का सबसे व्यापक दस्तावेज पेश किया है। नोबेल अवार्ड विजेता वैज्ञानिकों ने 32 खंडों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया कि अगर हम यूं ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते रहे तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती का तापमान बढ़ने का असर हर डिग्री के साथ और गंभीर होता जा रहा है। जब ये 4 डिग्री के करीब बढ़ेगा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। तापमान के इजाफे के साथ मौसम खराब होने लगेगा और लोगों का प्रवासन भी बढ़ जाएगा। बढ़ते प्रवासन की वजह से सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष दोनों बढ़ जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में ये भी अनुमान है कि धीरे धीरे एशिया और यूरोप में बारिश का मौसम
मात्रा और पैटर्न में बदलाव आएगा, जिससे पानी की कमी होगी और सूखे की संभावना बढ़ जाएगी। संवेदनशील पौधे और जानवर, खासकर कोरल रीफ और आर्कटिक में रहने वाले जीवों की जान पर बन आएगी। इन सब के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र में ऐसा बदलाव आएगा जिसे रोकना संभव नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन पर गठित संयुक्त राष्ट्र पैनल के चेयरमैन राजेंद्र पचौरी के मुताबिक अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। This session is of enormous value, and I expect that after the successful launch of the Working Group 1 report in Stockholm last September, this Working Group 2 report will now enhance our understanding of issues related to impacts, vulnerability, and adaptation in the field of climate change. We believe that these features would enhance the policy relevance of this Working Group 2 assessment and would be of high value in the development of the synthesis report due to be completed at the end of October this year. अगर हम अभी भी संभल जाएं और इस मामले को गंभीरता से लें, तो इस परिस्थिति से बचा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से बचने के कई उपाय हैं जो बेहद आसान और सस्ते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, पानी को दुरुपयोग से बचाना, अपनी जीवन शैली में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना करती हों। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे कदम हमें आने वाली तबाही से बचा सकते हैं। गेट्स फाउंडेशन ने भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर देश में री इन्वेंट द टॉयलेट चैलेंज नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका मकसद भारत को साफ और सुरक्षित शौचालय मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 6 भारतीय संस्थानों को चुना है जो भारतीय मौसम और जरूरत को ध्यान में रखते हुए सस्ती और सुरक्षित सैनिटेशन प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। भारत अपने विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। रोज नए प्रयोग, शोध और आविष्कार हो रहे हैं, पर इन सब के बावजूद देश अभी भी अपने सभी नागरिकों के लिए पूर्ण स्वच्छता हासिल करने में असमर्थ रहा है। मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने इसी क्षेत्र में एक नई पहल की है। री इन्वेंट द टॉयलेट चैलेंज नाम की इस मुहिम का मकसद भारत को साफ और सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के तहत बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 6 भारतीय संस्थानों को चुना है जो भारतीय मौसम और जरूरत को ध्यान में रखते हुए सस्ती और सुरक्षित सैनिटेशन प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। Sanitation is a very important problem, and here in India, only 1 in 2 people have access to a safe toilet. So we're trying to spark innovation to come up with new solutions, better sanitation solutions. So we partnered with the Department of Biotechnology, and we had a challenge, a competition to see what some of the best ideas were. And last Saturday, we awarded 6 awards together, the Bill and Melinda Gates Foundation with the Department of Biotechnology, to support some entrepreneurial innovation here in India for improved sanitation. बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एक प्रतियोगिता के दौरान ऐसे 6 भारतीय संस्थानों को चुना है जो ऐसे शौचालयों का निर्माण करेंगे जिन्हें पानी, बिजली या सीवर की जरूरत नहीं होगी, साथ ही जिसमें मानव अपशिष्टों का संग्रह, उपचार और निदान भी आसान और सुरक्षित होगा। इन 6 संस्थानों में 2 केरल के इरम साइंटिफिक सॉल्यूशंस और अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैं, जिनमें इरम साइंटिफिक सॉल्यूशंस दक्षिण फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर घरों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले आत्मनिर्भर मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक शौचालय बनाएंगे। वहीं अमृता स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐसे वायरल एजेंट का इस्तेमाल करेगा जो रोगजनकों और गंध उत्पादक बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। साथ ही ये संस्थान मल अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार प्रणालियों का विकास करेगा। इनके अलावा अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान हैं IIT रुड़की, मुंबई का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी तथा KK बिरला गोवा कैंपस। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। 3 अप्रैल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एवं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा में गुणवत्ता और अपेक्षित कौशल विषय पर चिंता व्यक्त की। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्टता की संस्कृति के विकास के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान एवं भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों का आह्वान किया। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय रोगवाहक जीवों से उत्पन्न बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण है। इस विषय पर WHO के मुंबई केंद्र और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका विषय स्मॉल बाइट बिग थ्रेट है। इस अभियान में मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया आदि ऐसी विभिन्न बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी जो मच्छरों और अन्य ऐसे जीवों द्वारा फैलती हैं जो विषाणुओं, रोगाणुओं और परजीवियों के वाहक होते हैं। इस अभियान के साथ मुंबई डिब्बे वालों को भी जोड़ा गया है। इसके लिए 7 अप्रैल को नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लाई चैरिटी ट्रस्ट रोगवाहक जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव से संबंधित एक संदेश को तकरीबन 2 लाख टिफिन के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाएगा। अपनी कक्षा में लगभग 10 साल गुजारने के बाद संचार उपग्रह इनसैट 3E ने काम करना बंद कर दिया। तीसरी पीढ़ी के इस उपग्रह को सितंबर 2013 में 36 ट्रांसपॉन्डर्स के साथ प्रक्षेपित किया गया था, जिसमें 24 सी बैंड और 12 एक्सटेंडेड सी बैंड ट्रांसपॉन्डर शामिल थे। लेकिन सन 2009 से केवल 25 ही कार्यरत थे। हसर स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा द्वारा इस एक्सपायर्ड उपग्रह को ऊंचाई पर स्थित ग्रेवयार्ड यानी समाधि क्षेत्र वाली कक्षा में ले जाया जाएगा, ताकि ये दूसरे देशों के अन्य अंतरिक्ष यानों के रास्ते में बाधा न बने। विश्व की सबसे बड़ी रसायन कंपनी BASF ने हाइजीन इंडस्ट्री के लिए सुपर एब्जॉर्बेंट टेक्नोलॉजी यानी उच्च अवशोषक प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इस कंपनी ने ऐसे उच्च अवशोषक पॉलीमरों का विकास किया है जिनकी अवशोषण क्षमता बहुत अधिक है और इनमें अनेक अनोखी विशेषताएं भी हैं। इन उच्च अवशोषण पॉलीमर्स को दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न प्रकार के उत्पादों जैसे बच्चों के डायपर, महिलाओं के स्वच्छता संबंधी उत्पादों आदि में उपयोग किया जा सकेगा। सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की नींव रखी गई थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल विश्व भर में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है वेक्टर बॉर्न डिजीज और उसकी रोकथाम। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में जानेंगे क्या है वेक्टर बॉर्न डिजीज और कैसे और क्यों जरूरी है इसकी रोकथाम। स्वास्थ्य यानी हेल्थ को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर तंदुरुस्ती और दीर्घ जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। प्राचीन काल से ही बेहतर स्वास्थ्य, दवाओं, उपचार और परामर्श पर आधारित उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन होते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 7 अप्रैल 1948 को एक विशिष्ट संस्था का गठन किया, जिसे आज हम विश्व स्वास्थ्य संघ या WHO के नाम से जानते हैं। अपनी स्थापना के वर्ष ही WHO द्वारा आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में 1950 से प्रत्येक साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार हर एक वर्ष स्वास्थ्य से संबंधित एक विशेष विषय पर पूरे विश्व में जागरूकता के प्रसार के लिए विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता रहा है। WHO से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्थाएं चयनित विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाती हैं। जहां वर्ष 2013 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य विषय हेल्दी हार्ट बीट, हेल्दी ब्लड प्रेशर था, वहीं इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया,
लीशमनियासिस, जापानी इंसेफेलाइटिस, येलो फीवर आदि वेक्टर जनित बीमारियां पूरे विश्व, विशेषकर विकासशील देशों में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या हैं। WHO के एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष विश्व भर में तकरीबन 1 अरब लोग वेक्टर जनित बीमारियों से ग्रसित होते हैं और इन बीमारियों से तकरीबन 10 लाख लोगों की मृत्यु होती है। वेक्टर जनित बीमारियों में से एक डेंगू पिछले कुछ वर्षों में तेजी से फैल रही है। विश्व की तकरीबन 40% आबादी पर इसका खतरा मंडरा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए इसकी रोकथाम और नियंत्रण को लेकर तुरंत कार्रवाई के लिए रणनीति बनानी होगी। सामान्यतया वेक्टर एक संक्रमित जीव से किसी माध्यम या वाहक के द्वारा दूसरे जीव में पहुंच जाता है। कुछ सामान्य वाहकों में मच्छर, सैंड फ्लाइज, घरेलू मक्खी, जुएं और खटमल जैसे जीव शामिल हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार चूहे जैसे जीव भी वेक्टर जनित बीमारियां फैलाते हैं। ये वेक्टर बड़ी संख्या में परजीवियों और रोगाणुओं से संक्रमित कर कमजोरी उत्पन्न करते हैं। इस समय विकासशील देशों में वेक्टर बड़ी चिंता का विषय है। अव्यवस्थित सिंचाई पद्धति और जल निकासी व्यवस्था, कूड़े का सही से निपटारा न होना, स्वच्छता की कमी और जल भराव जैसे अनेक कारणों की वजह से वेक्टरों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। इसके अलावा अपर्याप्त आवास, वनोन्मूलन, जैव विविधता के नुकसान आदि कारक भी वेक्टरों की जनसंख्या में वृद्धि के कारण हैं। कीटनाशियों, पीड़कनाशियों, लार्वानाशियों और कृदंतनाशियों आदि रासायनिक उपायों के अलावा वेक्टरों का खात्मा करने के लिए उपयोगी जैविक कारक जैसे मच्छरों के लार्वा के खात्मे के लिए मछलियों, जीवाणु विष सहित वनस्पति यौगिक आज उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा वेक्टरों की जनसंख्या को नियंत्रित कर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन संबंधी रणनीतियों के तहत अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ और साफ रखकर भी वेक्टरों में कमी करने के साथ ही उनका खात्मा भी किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2014 अभियान का उद्देश्य वेक्टर जनित बीमारियों से सुरक्षा करना है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो ऐसे क्षेत्रों में रह रहे हों जहां बीमारियां वेक्टर के द्वारा फैलकर एक से दूसरे देश में पहुंचती हैं। इस अभियान का उद्देश्य आज जनता को एवं वेक्टर जनित बीमारियों से ग्रसित विभिन्न देशों के नीति निर्माताओं को इस बात को लेकर जागरूक करना है कि इन बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। विलियम सिमेंस का जन्म 4 अप्रैल 1823 को जर्मनी में हुआ। सिमेंस ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। महज 19 साल की उम्र में ही उन्होंने विद्युत आवरण की प्रक्रिया का निष्पादन किया, साथ ही समुद्र के भीतर इस्तेमाल होने वाले तार का भी निर्माण किया। यही नहीं, विलियम सिमेंस ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1883 में सबसे पहले रेलवे को विद्युत शक्ति से चलाने का उपाय सुझाया। एंटीसेप्टिक मेडिसिन यानी रोगाणुरोधक दवाई आज हमारे लिए बेहद आम है, जिसे इंग्लैंड के एक सर्जन जोसेफ लीस्टर ने बनाया। जोसेफ का जन्म 5 अप्रैल 1827 को हुआ। जोसेफ ने यह पाया कि उस वक्त इंसान ऑपरेशन के बाद उस रोग से तो बच जाता था, पर ऑपरेशन के बाद हुए घावों पर इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो जाती थी। ऐसे में उन्होंने 5% कार्बोलिक एसिड से एक घोल बनाया जिसे एंटीसेप्टिक का नाम दिया और डॉक्टरों को ऑपरेशन के पहले और बाद में इससे हाथ धोने की सलाह दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 6 अप्रैल 1965 को दुनिया के सबसे पहले वाणिज्यिक संचार उपग्रह अर्ली बर्ड को अंतरिक्ष में भेजा, जिसे भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया गया। इस सैटेलाइट के जरिए ही उत्तरी अमेरिका और यूरोप में टेलीफोन, टेलीविजन और टेलीग्राफ माध्यम से संचार शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना और विश्व के देशों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करना है।
WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। जेम्स पार्किंसंस का जन्म 11 अप्रैल 1755 को लंदन में हुआ। डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस ने सबसे पहले एक दिमागी बीमारी की पहचान की और इस बीमारी का नाम भी पार्किंसंस दिया। इस बीमारी में दिमाग के एक विशेष समूह के न्यूरॉन नष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर के विभिन्न अंगों पर से दिमाग का काबू खत्म हो जाता है। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।